between Cp and Cv, relation between Cp and Cv. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी केमिस्ट्री के आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, बस ये समझ लो इजी तरीके में पढ़ेंगे, सब कुछ ईजा समझना है तुरंत प्रभाव से, रटना किसी भी चीज़ को अपने को नहीं है। हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, हार्ड वर्क नहीं करने वाले। तो देखो भाई, आपके पास फ्रॉम दी, भाई इंग्लिश में मत जाना, आप तो समझते जाना, फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी क्या थी? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, इक्वेशन 1 फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। जैसा कर रहा हूँ वैसे देखते जाना, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर 1 मोल, क्या होगा? एन इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल टू आर टी, इक्वेशन 2। कुछ नज़र आया? हाँ बिल्कुल आया। यहाँ पी वी वैल्यू आर टी चिपकाओ उठा के, तो क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी वी फ्रॉम इक्वेशन 2 into इक्वेशन 1, देन वी गेट, जब हम पी वी की वैल्यू समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें ये प्राप्त होता है H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। बोलो रे, समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इक्वेशन नंबर 3, कुछ नहीं करना, क्या करना है? इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इस समीकरण का समाकलन करने पर, जैसे ही समाकलन करोगे डी लगा दो, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस, देखो भाई आर को मैंने कांस्टेंट लिया और टी का समाकलन अवकलन कर दिया, प्लस टी को बाहर ले लिया, किसका कर दिया? आर का कर दिया। आपको ये अच्छे से पता है कि किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है या जो समाकलन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। आर क्या है आपका? आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और उसका आप समाकलन कर रहे हो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लाइन पे और करना, कांस्टेंट है, इसका आप समाकलन कर रहे हो, क्या आएगा? जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आर इज ए कांस्टेंट, सो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। सो टी डी आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। आगे बढ़े अपन, तो हमने देखा कि हमारे पास आ गया डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस आर डी टी अपने पास आ गया भाई। बोलो, समझ में आया? वेरी गुड। ये लो समीकरण, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4। बस काम हो गया आपका, कुछ नहीं करना आपको। एज वी नो, हम बहुत समय से जानते आ रहे हैं, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सी वी इज इक्वल टू डी यू और डी टी एट कॉन्स्टेंट वी पढ़ा। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? यहाँ से हम डी वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी यू की, तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सी वी डी टी, इसको कह दो आप इक्वेशन ए। सिमिलरली सी पी इज इक्वल टू क्या होता था? डी एच और डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक, क्या करोगे? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है?
किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी एच की वैल्यू फाइंड करनी है। बटा में एक लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी एच वैल्यू क्या आएगा, सी पी डी टी आएगा। इक्वेशन नंबर बी। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड 4 डी एच की वैल्यू क्या रखोगे, सी पी डी टी इज इक्वल टू डी की वैल्यू सी वी डी टी इज प्लस आगे क्या है आर डी टी। अरे बोलो आ गया, कुछ नहीं है, इधर रखो सी पी डी टी। क्या कॉमन आ रहा है कुछ, वेरी गुड, क्या कॉमन आ रहा है डी टी। क्या बचा अंदर, सी वी प्लस आर, डी टी को डी टी से मारो, क्या बचा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। बहुत बढ़िया, बस आ गया ना। सी वी को उठा के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, सी पी माइनस का सी वी इज इक्वल टू आर। किसके लिए, एक मोल के लिए। किसके लिए, एक मोल के लिए। ध्यान रखना, साफ साफ कह रखा है हमने, फॉर 1 मोल। अगर मोल एन ही रहने देते तो यहाँ पे एन आर आता। ध्यान रखना, अगर मोल एन ही रखते तो यहाँ क्या आता, एन आर आता। तो ये जो समीकरण आया है यही आपका आ गया रिलेशन किस किस के बीच में, सी पी एंड सी वी। दिस रिलेशन is also known as Mayer's relation। ध्यान रखना भाई, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये किसके इक्वल होता है, मेयर रिलेशन इसको बोलते हैं। अच्छे से याद रखना। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, सी पी ओवर सी वी इज इक्वल होता है गामा। सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू होता है गामा। इसको बोलते हैं पॉइजनस कांस्टेंट। पॉइजनस कांस्टेंट, ध्यान रखना भाई, सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू गामा, इसको क्या बोलते हैं, पॉइजनस कांस्टेंट। और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, या फिर क्या होगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। एन आर का मतलब हो जाएगा एन मोल के लिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये रिलेशन हो गया किस किस के बीच में, किस किस के बीच में हो गया, सी पी एंड सी वी के बीच में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो एंड इसको उतारो। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, ओके, चलो तो भाई आगे देखते हैं अब अपन। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। ओके, ध्यान रखना, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर क्या होगा, मेयर्स रिलेशन। और सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा, पॉइजनस रिलेशन, या फिर पॉइजनस कांस्टेंट किसको कहोगे आप, पता है ना। ओके, वेरी गुड। कोई पूछ ले मेयर रिलेशन क्या होता है भाई, क्या होता है मेयर रिलेशन, तो क्या कहोगे आप, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर होता है भाई। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर होता है। क्या, मेयर रिलेशन। ठीक है, वेरी गुड। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं आज का वेरी सबसे इजी जो टॉपिक है वो है जूल थॉमसन प्रभाव। बीएससी फर्स्ट ईयर में लिक्विड स्टेट में आपने इसका नाम सुना था, जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट। अब इंग्लिश में तो क्या ही लिखें इसको, जो हिंदी में नाम है वो इसका किस में नाम है, इंग्लिश में नाम है। तो फिर भी जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है भाई, वेरी गुड। जूल थॉमसन प्रभाव समझा देता हूँ। ठीक है, समझना ये थ्योरी है। देखो, ऑल्सो नोन एज कूलिंग इफेक्ट, ऑल्सो known as cooling effect, कहते हैं शीतलन प्रभाव भी इसको कहते हैं, शीतलन प्रभाव। समझो समझो, उसी लिए तो बैठे हैं सर। किसी लिए बैठे हो, समझने के लिए तो बैठे हो। चलो बढ़िया भाई, फिर तो
बढ़िया है। देखो ये मैं चित्र बना रहा हूँ आपके लिए अच्छे वाला। ये लो बन गया आपका चित्र। अरे मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में बताया था इसको, नहीं आया तो आपको अच्छी बात है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है भाई। रटना भी किसी चीज़ को भी रट नहीं है, किसी भी चीज़ को रटना आपको नहीं है, ठीक है। ओके ओके भाई, ओके। देखो भाई, ये कोई कंटेनर है और इसकी जो वॉल होती है, ये वॉल कैसे होती है, एडियाबेटिक है, ठीक है। इस कंटेनर की जो वॉल है वो कैसी है, एडियाबेटिक, रुद्धोष में, ठीक है भाई। कैसी है, रुद्धोष में। ये क्या लगा हुआ है आपका, पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, और ये क्या है आपका, पोरस प्लग, पोरस प्लग है, इसको ओपन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ऑल्सो नोन एज पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो नोन एज पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, इसको अपन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, देखो भाई, यहाँ पे गैसेस भरी होती है, फुल दबा के गैस भरी है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस है वो उसका हाई प्रेशर है, क्या है, हाई प्रेशर, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत क्या हैं, पास पास हैं। हाई प्रेशर पे वो गैस भरी है जिसका प्रेशर क्या है यहाँ पे P1, और जो बाहर का क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, और उसका प्रेशर क्या है, P2। हम कह सकते हैं P1 इज़ ग्रेटर देन P2 यहाँ पे है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे क्या भरी हुई है, गैस यहाँ पे भरी हुई, दबा दबा के कूट कूट के गैस को भरा गया है। अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं हुआ, अब क्या हुआ, तो अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ तो हुआ। हमने क्या किया, इन एडियाबेटिक कंडीशन में, रुद्धोष्म का मतलब समझो ना, एडियाबेटिक का मतलब जहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो होता है। ना तो हीट अंदर से बाहर जा पाए, ना हीट बाहर से अंदर आ पाए, उसको आप क्या कहोगे, क्या कहोगे उसको, वेरी गुड, एडियाबेटिक वॉल अपन कहेंगे, एडियाबेटिक वॉल। स्पेलिंग के ऊपर मत जाना भाई, ठीक है। होता क्या है, पहले एक बार आप जनरली सुन लो, फिर उसको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या कर दूंगा, आपके पास एक्सप्लेन कर दूंगा। सुनो, ये एक पोरस प्लग में छोटा सा छिद्र है। हमने क्या किया, गैस यहाँ पे हाई प्रेशर पे भरी हुई है, पीछे से पिस्टन को दबाया अपन ने। जैसे ही पिस्टन को आप दबाओगे, इस पोरस प्लग में से छोटा सा छेद जिसमें रुई का अपनी डाट लगा रखी थी, उसमें से गैस बाहर निकलना स्टार्ट होती है। हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में गैस आती है। अंदर गैस का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, बाहर गैस का प्रेशर क्या है, कम। तो जब गैस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आती है तो गैस बिकम कूल्ड, गैसें कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, शीतलन प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट भी इसको हम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि गैसों की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, गैसों के जो अंदर के बंद होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से गैसों की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। और गैसों की आंतरिक ऊर्जा में कमी होने की वजह से गैसें क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो अब उसको एक बार हिंदी में सुनना, थ्योरेटिकली सुनना। रुद्धोष्म परिस्थितियों में, रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी गैस का उच्च दाब से, किसी गैस का उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सूक्ष्म छिद्र में से, किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सूक्ष्म छिद्र में से प्रसारित करने पर, एक्सपैंड करने पर गैसें क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। तो आप लिखोगे व्हेन, या फिर आप लिखोगे इन एडियाबेटिक कंडीशन व्हेन
a pressure, sorry, when a gas expand through a porous plug from high pressure region to low pressure region, then gas become cooled. This is known as cooling effect और जूल-थॉमसन इफेक्ट। दो साइंटिस्ट थे, जूल एंड थॉमसन, तो उन दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, इसलिए अपने नाम के आधार पर इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोल दिया उन्होंने, जूल-थॉमसन इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज कूलिंग इफेक्ट एंड ऑल्सो नोन एज पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। तो होता क्या है, जो गैस होती है उसको हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर एडियाबेटिक कंडीशन में पोरस प्लग में से एक्सपैंड करवाते हैं, तो गैस कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों होती है, गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण कैसे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसका एक कोफिशिएंट होता है जूल-थॉमसन गुणांक, ठीक है, ये होता है जूल-थॉमसन गुणांक, इसको बोलते हैं म्यू जे टी। क्या बोलते हो, म्यू जे टी। समझ गए म्यू जे टी क्यों, म्यू तो कोफिशिएंट है, जे जूल, टी थॉमसन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है भाई, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये आपका बन गया जूल-थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है, ये आपका बन गया जूल-थॉमसन कोफिशिएंट। समझ में आ गया, सॉरी उल्टा बोल दिया। चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, देखो बाहर आने पे गैस का टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हमने प्रेशर में क्या चेंज किया जिससे उसके टेम्परेचर में क्या आया, चेंज आया। तो आप कह सकते हो चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज जूल-थॉमसन कोफिशिएंट। लिख सकते हो आप, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज जूल-थॉमसन कोफिशिएंट। ध्यान रखना भाई, ध्यान इसको अच्छे से रखना है। फॉर आइडियल गैस म्यू जे टी इज इक्वल टू, देखो मैं आपको वैल्यू लिखवा देता हूँ, आइडियल गैस और रियल गैस के लिए जूल-थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है वो आप सीधे सीधे लर्न उसको कर लेना, ठीक है भाई। ओके, तो देखो भाई इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर आइडियल गैस के लिए जूल-थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, बट फॉर रियल गैस इसके कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ध्यान रखना। फॉर रियल गैस म्यू जे टी इज इक्वल टू सर बी माइनस 2a अपॉन आर टी होता है, ये होता है b माइनस का 2a अपॉन आर टी। एक बार मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, जो रियल गैसें हैं उनके लिए जो जूल-थॉमसन कोफिशिएंट आएगा उसकी वैल्यू आएगी, हाँ ये तो आएगी माइनस का 1/cp b माइनस का 2a अपॉन आर टी। ये लो, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए दोनों के लिए, ठीक है भाई। ये आपका यहाँ पे जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। और देखो भाई, और आप देखो इसके बाद में चलती है अपनी थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं आपको उसको ओरली समझा रहा हूँ भाई, उसको मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ, थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, वैसे कुछ भी उसमें नहीं है। देखो भाई, इसमें जो मेन है मैं वो बता रहा हूँ सीधा आपको, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन, इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है ऊष्मा रसायन। तो डेफिनेशन क्या दोगे, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद
हीट एंड फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। भौतिक रसायन विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा और ऊष्मा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्मा रसायन कहलाती है। तो इसमें जो अपने को पढ़ना है वो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ना है। अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया ऊष्मा पर, अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। या तो क्वेश्चन आज से ऐसा आ सकता है, अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को बताओ, या फिर सीधा सीधा पूछ सकता है किरचॉफ समीकरण, किरचॉफ समीकरण, ठीक है भाई, किरचॉफ इक्वेशन। देखो एक बार मैं इसके आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ, ये क्या होती है। ये जो समीकरण होती है, ये आपके पास देखो एक इक्वेशन है, इक्वेशन है ए और बी, ठीक है। एक इक्वेशन है वो कहाँ जा रही है, ए से बी में जा रही है। इसकी हीट है Q1, इसकी हीट है Q2। चेंज इन हीट आप निकालोगे, Q2 माइनस Q1 आप निकालोगे, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा क्यू के, ठीक है भाई, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा क्यू के। तो इस बेस पे समझ गए ना। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो हम कहोगे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ली जा रही है। अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप क्या कहोगे, हीट दी जा रही है, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। तो पहली इसमें जो सिचुएशन है वो है ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, इसको हम करते हैं स्थिर ताप पर, ठीक है, क्या करते हैं अपन इसको स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष, ठीक है, ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलित करने पर। तो जैसे ही आप इसको अवकलित करोगे क्या कहोगे, डेल्टा क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, यही कहोगे, इज इक्वल टू dQ2 ओवर dt एट कॉन्स्टेंट v माइनस का dQ1 एट कॉन्स्टेंट t ओवर v। थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो आप, हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या होता था, dQ ओवर dt। अगर हम यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेते थे इसको क्या कहते थे, CV कहते थे। अगर आप यहाँ पे प्रेशर लेते थे तो क्या इसको कहते थे, CP कहते थे। Q ओवर T एट कॉन्स्टेंट V क्या कहोगे इसको, CV2 माइनस का CV1 कह सकते हो क्या, वेरी गुड। और ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, बताओ रे, सॉरी एक मिनट, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी क्यू किसके इक्वल होता है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी क्यू किसके इक्वल होता था, डी यू के इक्वल होता था, क्योंकि डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता था, डी यू होता था। तो यहाँ पे आप डी डेल्टा क्यों करोगे, क्या करोगे, डी डेल्टा क्यों, क्योंकि डेल्टा तो पहले से लगा हुआ है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लगा दिया, डी अपन ने लगा दिया। तो क्या होगा, डी डेल्टा यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू डी यू टू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस का डी यू वन ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। इधर लिख रहा हूँ, फिर दूसरी कंडीशन को अपन आगे लिख लेंगे, ठीक है भाई। डी यू ओवर डी टी को क्या कहते हो आप, क्या कहते हो, सी वी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा सी वी इज इक्वल टू CV2 माइनस का CV1, ठीक है भाई। क्या लिख सकते हो, CV2 माइनस का CV1, ठीक है, ओके। और देखो
आप इसको ऐसे लिखो, इसको डेल्टा सी मत लिखो, आप इसको ऐसे लिखो डी डेल्टा यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, आ गया सी वी टू माइनस सी वी वन। अब हमने क्या किया, यहाँ से डी डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया सी वी टू माइनस का सी वी वन इंटू डी टी अपने पास आ गया। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हम इसको क्या कर दें डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहाँ से तो डी हट जाएगा और देखो उधर क्या आ जाएगा, उधर T1 से T2 तक वो क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका कर दो अवकलन कर दो, आप इसका कर दो, इसका समाकलन करने पर, सॉरी इसका समाकलन करने पर, जैसे ही समाकलन किया आपने डी डेल्टा यू कहाँ से कहाँ तक, U1 से U2 तक इज इक्वल टू, ये तो बाहर आ गए सी वी टू माइनस का सी वी वन कॉन्स्टेंट थे, बाहर आ गए और डी टी का समाकलन कर दिया T1 से T2 तक। देखते जाओ एक बार क्या होगा, डी हट जाएगा तो आ जाएगा डेल्टा यू और कहाँ से कहाँ तक U1 से U2 तक इज इक्वल टू सी वी टू माइनस का सी वी वन डी टी का क्या हो जाएगा टी कहाँ से कहाँ तक T1 से T2 तक। लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेल्टा U2 माइनस का डेल्टा U1 इज इक्वल टू सी वी टू माइनस सी वी वन, ये हो जाएगा आपका T2 माइनस का T1। कुछ नहीं है, बस कर दो डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस, लिख सकते हो इसको सी वी टू माइनस का डेल्टा सी भी लिख सकते हो चाहो तो इसको, ठीक है सी वी वन, या फिर आप इसको डेल्टा सी भी कह सकते हो, डेल्टा सी वी T2 माइनस का T1। ये लो, ये आपकी आ गई है किरचॉफ समीकरण। ठीक है भाई, क्या आ गई है किरचॉफ समीकरण। या फिर आप कह सकते हो डेल्टा U2 माइनस का डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा सी वी T2 माइनस का T1। ठीक है, ओके। दूसरी फॉर्म इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको, अच्छे से समझना, अगर ये समझ में नहीं आई तो वो भी आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, किरचॉफ समीकरण मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक समीकरण थी ए से बी, समीकरण क्या था, एक रिएक्शन थी, इसमें जो ए रिएक्टेंट था जिसकी हीट थी Q1, दूसरा था Q2, हमने Q2 माइनस Q1 का क्या किया डेल्टा Q। अब ये जो समीकरण आई है, ये जो समीकरण है, ये एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ तो कर रहे हैं इस समीकरण को स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो जैसे ही आप अवकलित करोगे, तो अभी बता दिया मैंने क्या किया। दूसरा आप क्या लिखोगे, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1, इस समीकरण को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर, जैसे आप अवकलित करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे अवकलित करोगे, देखना भाई ध्यान से देखना, मैंने इस पोर्शन को थोड़ा पेंडिंग में रख दिया, पहले बता दिया, उसको छोड़ो आप तो, ठीक है। मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, आपके पास है इक्वेशन है डेल्टा यू, सॉरी
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होगा Q2 माइनस का Q1। क्या करना है अपने को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष। डेल्टा क्यू ओवर डी टी, और ये डी लगा दिया भाई, डिफ्रेंशिएशन में डी लगा दिया, डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करना है। एट कांस्टेंट कहाँ करना है, प्रेशर पे करना है, ठीक है। टी Q2 ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का डी Q1 ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सी पी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एच ओवर डी टी होता है, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर आप लेते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सी पी अपन कहते हैं। ध्यान रखना भाई, क्या कहते हैं, सॉरी मेरा कहने का मतलब है डी क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डी एच कहते हैं। सीधी बात मेरा कहने का मतलब है ये। जैसे डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को डी यू कहते हैं, वैसे ही डी क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या कहोगे, डी एच अपन कहेंगे। अब वैल्यू पुट करो, डेल्टा क्यू, डेल्टा एच लिख दोगे क्या, डी डेल्टा एच ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी एच टू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस का डी एच वन ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो चूँकि आपको पता होना चाहिए डी एच ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है, सी पी होता है। वैल्यू पुट करो, इसलिए डी डेल्टा एच ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सी पी टू माइनस का सी पी वन, ठीक है भाई, ओके। डी डेल्टा एच की वैल्यू अगर आपको ऐसे फाइंड करनी है तो डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, सी पी टू माइनस का सी पी वन इधर आ जाएगा आपका डी टी। इस समीकरण का क्या करोगे, समाकलन करने पर, ठीक है भाई। जैसे ही आपने समाकलन किया, देखते जाना इधर देखते जाना, ये लो डी डेल्टा एच कहाँ से कहाँ तक करोगे, H1 से H2 तक करोगे, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट आ गया था आपका Cp2 माइनस का Cp1, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। ये आपने लिखा डी हट गया, आ गया डेल्टा एच, लिमिट लगा दी H1 से H2 तक इज इक्वल टू, इसको आपने लिखा दिया डेल्टा Cp लिख दिया भाई, ठीक है। आगे आ गया टी का आ गया T1 से T2, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट इज इक्वल टू डेल्टा सी पी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। एक फॉर्म तो होगी इसकी ये, दूसरी फॉर्म इसकी हो सकती है ये, डेल्टा सी पी T2 माइनस का T1, ये हो गया। दूसरा आप खुद कह सकते हो डेल्टा U2 बराबर डेल्टा U1 प्लस डेल्टा CV T2 माइनस T1, जो मैंने आपको पहले करके बताया था। तो आई होप आपको ये सारा मेथड इसमें समझ में आया होगा। देख लो इसको और फिर पॉज करके दूसरे वाला खुद ट्राई करोगे, फिर से एक बार इसको दूसरे वाले को आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर अब मैं आपको फटाफट इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। वो 11वीं क्लास की चीज़ है, आप खुद पढ़ लोगे, बस मेरा काम है आपको ओवरव्यू देना, तो फिर आप उसको कवर कर लेना भाई, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, अब पढ़ते हैं अपन अभिक्रिया ऊष्माओं के अभिक्रिया एंथैल्पी के कह दो। अभिक्रिया एंथैल्पी के प्रकार। देखो भाई, बहुत सारी प्रकार की होती है। सबसे पहले तो संभवन एंथैल्पी, संभवन एंथैल्पी
अब देखो कोई मानक लगा होता है तो उसका कंफ्यूज मत हो जाना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट एफ। लो मानक लिख देता हूँ भाई मैं, ठीक है, खुश रहना आप। मैंने कहीं पे नोट लगाया ना, इसका मतलब है। अब देखो रे, एंथैल्पी एच होती है, एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना, ठीक है। तो जो संभवन होता है ना, संभवन उसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन। संभवन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन, बनना, ठीक है। तो संभवन एंथैल्पी में कंफ्यूज हो जाता है, इंग्लिश में याद रखना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। दूसरा मान लो आपका कणन एंथैल्पी, मानक कणन एंथैल्पी। अब मैं मानक नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। कणन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा एच नॉट ए। तीसरा मानक वियोजन एंथैल्पी, मानक वियोजन एंथैल्पी सब बताऊंगा, डेल्टा एच नॉट बी। ओके। चौथा मानक उदासीनीकरण एंथैल्पी, डेल्टा एच नॉट एन ई यू। पाँचवा देखो भाई, बंद वियोजन हो गया, उदासीनीकरण हो गया, कणन हो गया, संभवन हो गया, बहुत सारे होते हैं, जालक होती है, ठीक है, दहन एंथैल्पी होती है, ठीक है भाई, ओके, संक्रमण एंथैल्पी होती है। छठा है मानक दहन एंथैल्पी, डेल्टा एच नॉट सी, ए बी सी। छठा होता है मानक संक्रमण एंथैल्पी, अरे बहुत सारी होती है, अरे जालक एंथैल्पी होती है, ये पढ़ रुक चुके हो आप, 11वीं क्लास में बेसिक कस्टम पढ़ चुके हो, ठीक है, ओके। चलो लिख देता हूँ, मानक जालक एंथैल्पी, ये लैटिस एनर्जी के रूप में पढ़ रखे हो आप, ठीक है, 11वीं क्लास में, काम में नहीं आएगी, फिर भी ऐसे ही बता रहा हूँ मैं तो, डेल्टा एच नॉट लैटिस, ठीक है भाई। अब फटाफट इनका इंट्रोडक्शन सुन लो। जितने भी एंथैल्पी पढ़ी जाती है थर्मोडायनेमिक्स में, जितने भी एंथैल्पी पढ़ी जाती है, सब की सब एक मोल के लिए पढ़ी जाएगी भाई, ध्यान रखना। सब की सब, जब भी आप डेफिनेशन दोगे ना, क्या यूज़ करोगे उसमें, एक मोल आप यूज़ करोगे, ध्यान रखना। जितनी भी मानक एंथैल्पी पढ़ी जाती है, जितनी भी अभिक्रिया एंथैल्पी पढ़ी जाती है, वो किसके लिए पढ़ी जाती है, एक मोल के लिए। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मानक, मानक का मतलब क्या होता है, मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है भाई, क्या होता है, स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है जो टेम्परेचर होता है वो तो आपको लेना 298 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो आपको लेना है 1 ATM। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर भी बोलते हैं, STP, ठीक है, ये बोलते हैं STP बोलते हैं उसको, मानक को, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये रहे। तो जो NTP होता है ना, वही STP होता है, आप ये याद रखना। NTP और STP में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितनी भी एंथैल्पी हम पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, एक मोल के लिए, ठीक है। संभवन एंथैल्पी सुनना फटाफट, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी काम की नहीं है। एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी कणों से मिलकर बनने के दौरान काम में आने वाली एंथैल्पी या फिर निकलने वाली ऊर्जा, एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी कणों से मिलकर बनने के दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, मानक संभवन एंथैल्पी कहलाती है। फॉर्मेशन, देखो बन रहा है तो फॉर्मेशन एंथैल्पी। बात आती है कणन एंथैल्पी। कणन एंथैल्पी, कणों में जो टूटते हैं ना, जैसे आपके पास H2 अणु है, हमने उसको तोड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, किस में तोड़ दिया, कणों में तोड़ दिया, एटम्स में तोड़ दिया। तो एक मोल अणु को, एक मोल अणु के सभी बंधों को तोड़कर, एक मोल अणु के सभी बंधों को तोड़कर उसे कणों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अभी ये बात होगी जो गैसीय अवस्था को ध्यान रखना, ठीक है। गैसीय अवस्था में एक मोल अणु के सभी बंधों को तोड़कर
गैसीय अवस्था में 1 मोल अणु के सभी बंधों को तोड़कर कणों में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? कणन एंथैल्पी कहलाएगी। जैसे CH4 है तो उसके 4 हाइड्रोजन तोड़ने पड़ेंगे, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, टोटल 5 कण मिलेंगे आपको, ठीक है, 5 एटम्स आपको मिलेंगे। बात आती है वियोजन एंथैल्पी, तो अभी बता दिया सेम परिभाषा है, सेम परिभाषा है। 1 मोल या फिर गैसीय अवस्था में 1 मोल पदार्थ के सभी बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? बंध वियोजन ऊर्जा। ध्यान रखना, जो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स होते हैं, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स, द्विअणु, ठीक है, जैसे H2O2 N2 I2 जो भी हैं, उन सब के लिए जो बंध वियोजन ऊर्जा है और जो कणन एंथैल्पी है उसका मान क्या होता है? समान होता है। ध्यान रखना, जो होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए कणन एंथैल्पी और बंध वियोजन एंथैल्पी उनके मान क्या होते हैं? समान होते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, वो है 1 ग्राम तुल्यांक के नाम लिया जाता है, ठीक है, या फिर एक तुल्यांक कहा जाता है। 1 तुल्यांक क्षार द्वारा या फिर 1 तुल्यांक अम्ल व 1 तुल्यांक क्षार को मिलाने पर निकलने वाली ऊष्मा क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण ऊष्मा। 1 तुल्यांक अम्ल व 1 तुल्यांक क्षार को मिलाने पर निकलने वाली ऊष्मा क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाएगी, ठीक है। या फिर अम्ल और क्षार को मिलाने पे क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पे जो अभिक्रिया ऊष्मा निकलेगी उसको क्या हो गया? आप उदासीनीकरण ऊष्मा। देन एंथैल्पी, ये तो आप अच्छे से पता है। 1 मोल पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाले जलाने पर या फिर जलाने के लिए आवश्यक, जलाने पर निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? दहन एंथैल्पी। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मोल पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर निकलने वाली एंथैल्पी क्या कहलाएगी? दहन एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। फटाफट इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे CH4 है, ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। तो जब भी देखो ध्यान रखना रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन था, जो नवोदय के एग्ज़ाम थे ना, उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो दहन अभिक्रिया का है। 4 ऑप्शन दिए थे, अब पहचाना। जब भी दहन का नाम आएगा ना, कार्बन वाली तो स्पीसीज होगी, क्या? कार्बन वाली तो स्पीसीज होगी जनरली, मोस्टली, और ऑक्सीजन का अधिक्य दिया हुआ आएगा आपको, ठीक है। और जब भी दहन अभिक्रिया होगी, एक उत्पाद में आपको CO2 और पानी ही मिलेगा, उत्पाद में आपको CO2 और पानी ही मिलेगा। तो ध्यान रखना, अभिकारक में जितने कार्बन होते हैं उतने तो CO2 बाहर निकाल देना, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उनके आधे पानी के अणु बाहर निकाल देना। कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है, क्या बना दोगे? डायरेक्ट ही CO2 बना दोगे। प्लस कितने हाइड्रोजन है? 4, क्या बना दोगे? 2 H2O बना दोगे। अभिक्रिया को संतुलित कर लो। टोटल ऑक्सीजन कितने आ गए? 2 और 2 4, इधर कितने हैं? 2, क्या कर दोगे? 2 लगा दोगे, अभिक्रिया हो गई बैलेंस। दूसरा एग्जांपल देखो, C6H6 प्लस O2, आपने बेंजीन का दहन करवाया है। तो पहला काम ही अपना क्या है? जितने कार्बन उतने CO2, कितने कार्बन? 6 कार्बन, क्या कर दिया? 6 CO2 अपन ने बना दिया। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन, क्या कर दिया? 3 H2 अपन ने यहाँ से निकाल दिए। गिनो, 3 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 और 3 15। तो आप इसको 15 ऑक्सीजन नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, और ना ही इसको 7/2 ऑक्सीजन लिखोगे, नहीं तो इसको 15/2, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 15/2 ऑक्सीजन इसको अपन लिखेंगे। देखो 2 से 2 कट जाएगा और 15 ऑक्सीजन बच जाएगा, क्योंकि अंदर कितने ऑक्सीजन काम में आ रहे हैं? 15। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे भाई, 15 ऑक्सीजन। तो एक तो ये 150 नजर आ रहा है, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अकेली ऑक्सीजन का कभी भी स्थायित्व नहीं होता है। अकेली ऑक्सीजन आपका कभी भी उसका स्थायित्व नहीं होगा। वो किसके फॉर्म में मिलेगी? हमेशा O2 के फॉर्म में ही मिलेगी, अकेली ऑक्सीजन के रूप में कभी भी नहीं मिलेगी। तो बैलेंस करने के लिए अपन ने ऐसा किया है। एक और एग्जाम्पल आपके लिए, बस लास्ट C4H10 जलाओ। C4H10 को जलाओ, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ। कितने कार्बन? 4 कार्बन, क्या करोगे? 4 CO2 बाहर निकाल दोगे। हमेशा यही करना है आपको। मॉलिक्यूल में जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे पानी। कितने हाइड्रोजन? 10, क्या करोगे? 5 H2O। फटाफट गिनो, 5 और 8 पंजे 13,
तो यहाँ पे लिख दोगे आप 13/2, 2 से 2 घटा क्या बचा 13 ऑक्सीजन। तो यह अभिक्रिया हो गई बैलेंस। अब संक्रमण एंथैल्पी और जालक एंथैल्पी मैं नहीं बता रहा, ठीक है। संक्रमण एंथैल्पी होती है कोई भी जो अपरूप दर्शाते हैं, जो दर्शा है ना, हीरा ग्रेफाइट होते हैं, ठीक है। जैसे गंधक होता है सल्फर, उसके 2 रूप होते हैं, रोम्बिक सल्फर और एक और दूसरा सल्फर और होता है, ठीक है। विषम लंबाक सल्फर आपने पढ़ रखा होगा। वो दोनों फॉर्म एक दूसरे में क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है। तो इस दौरान जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या कहोगे आप, संक्रमण एंथैल्पी उसको कहोगे, ठीक है। जालक एंथैल्पी फटाफट सुन लो। 1 मोल गैसीय धन आयन और 1 मोल गैसीय ऋण आयन से मिलकर 1 मोल आयनिक ठोस बनने के दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। या फिर आप कहोगे 1 मोल आयनिक ठोस को उसके गैसीय धन आयन और गैसीय ऋण आयन में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाएगी। ये सारी एंथैल्पीज खत्म होती है। और भी अगर आपको एंथैल्पी पढ़नी है तो कक्षा 11 का सहारा लें। मैं इसका लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और वो है हैश लॉ। क्या है, हैश लॉ, हैश लॉ, हैश लो, हंस लो, वो नहीं, हैश लो। हैश का नियम कुछ भी नहीं कहता, ये कहता है आपके पास एक अभिक्रिया है A2D, समझना ध्यान से, A2D। इस अभिक्रिया के लिए जो डेल्टा H0F है वो मैंने मान लिया कितना है, 100 किलो जूल है, 100 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। ध्यान रखना, पर मोल की बात करते हैं, एक ही मोल की बात करेंगे अपन। मैंने मान लिया कितना है, 100 किलो जूल पर मोल है। तो ये तो अभिक्रिया डायरेक्ट ले गए अपन, ये तो अपन है डायरेक्ट ही ले गई। अब अगर ऐसा नहीं होता, हम ऐसे करते, ए से बनाते पहले बी बनाते, फिर बी से बनाते सी, बी से क्या बनाते सी, और फिर सी से क्या बनाते डी बनाते। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो भी हमेशा इसके बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो डेल्टा H1 होगा, मैंने मान लिया। यहाँ पे जो आएगा वो डेल्टा H2 होगा, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, डेल्टा H3 होगा। और इस रिएक्शन में कितना आ रहा है, डेल्टा H0F। तो ये कहा जाता है कि डेल्टा H0F होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H0 प्लस डेल्टा H3। जरूरी नहीं है 3 स्टेप हो, 70 स्टेप में से होकर जाएगा आगे, तो उनका योग हमेशा कितना होगा, इसके बराबर ही आएगा। ध्यान रखना, कितने ही स्टेप से घूम के जाओ आपको। देखो भाई, छत से 5 फ्लोर की कोई फ्लोर है, वहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो वहाँ से आपको आने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए। ये मान लो छत से या फिर नीचे से ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए, 100 जूल एनर्जी चाहिए। आप चाहो लिफ्ट से जाओ, आप चाहे एक एक सीढ़ी से गिन के जाओ। एक तो आप मान लो लिफ्ट से जा रहे हो डायरेक्ट, तो लिफ्ट से जाने में आपकी एनर्जी कितनी खर्च हुई, 100 जूल एनर्जी खर्च हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, पहले 1st फ्लोर पे जाओगे लिफ्ट से, फिर वहाँ पे उतरे, फिर वहाँ से 2nd फ्लोर पे जाओगे, फिर वहाँ पे उतरे, फिर वहाँ से 3rd फ्लोर पे जाओगे, फिर 4th फ्लोर पे जाओगे, 5th फ्लोर पे जाओगे। तो जो रास्ता एक स्टेप में तय किया जा सकता था, उस रास्ते को आपने 5 स्टेप में तय किया। और प्रत्येक स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, उन सब का जब अपन योग करते हैं तो टोटल एंथैल्पी चेंज के वो बराबर ही आता है। मतलब जब आप इनका योग करोगे ना, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तो ये किनो किसके बराबर आएंगे, 100 किलो जूल पर मोल के बराबर ये आएंगे। तो यह आपका क्या है, हैश का नियम खत्म होता है। यहीं आपकी ऊष्मागतिकी प्रथम का भी समापन होता है, ठीक है। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। फिर भी जो बच रहा है, कुछ वैसे तो कुछ बच नहीं रहा, कुछ भी नहीं बच रहा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो भी होगा उसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है भाई। ओके।